नमस्कार दोस्तों, ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि नवजात शिशु की देखरेख किस तरीके से करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर पोलिंग करी थी एंड आपकी डिमांड पर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं डिटेल में सारे पॉइंट्स कवर करूँगी, इसलिए ये वीडियो में 2 पार्ट्स में लेकर आऊँगी। ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको अगले हफ्ते चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप न्यू बॉर्न बेबीज की देखरेख कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी सबसे बेसिक चीज़ से, जो कि है बच्चे को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, किस तरीके से आपको बच्चे को उठाना है और क्या चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है ऐसे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप बच्चे को उठाएं, बच्चे को हाथ लगाएं, तो उससे पहले आप अपने हाथ ज़रूर वॉश करिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी बच्चे को आप उठाने वाले हैं तो पहले आप अपने हाथ ज़रूर वॉश करिए। और ऐसे में जब बच्चा बॉर्न होता है तो कई बार काफ़ी रिलेटिव्स भी आते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी रिलेटिव अगर बच्चे को उठा रहा है तो उससे पहले वो जो है अपने हाथ ज़रूर सैनिटाइज करें। उसके बाद आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे जो होते हैं वो अपना सर खुद नहीं संभाल सकते हैं। इसीलिए आप जब भी बच्चे को उठाएं, आप अपने हाथ से बच्चे की गर्दन और सर को अच्छे से सपोर्ट दें। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को खिलाते वक्त क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे बच्चों को हवा में उछालते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। न्यू बॉर्न बेबीज़ बहुत ही डेलिकेट होते हैं एंड ऐसे अगर आप उन्हें हवा में उछालोगे तो बच्चे को चोट आ सकती है। इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है। और इसके साथ साथ आपको बच्चे को शेक भी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बहुत ही जेंटली आपको जो है बच्चे को उठाना है और संभालना है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है कि बच्चे को गोदी की आदत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चा 9 मंथ्स आपके अंदर होता है। उसके बाद जब वो बच्चा बॉर्न होता है तो बच्चे का एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ऐसे में बच्चा इनसिक्योर फील करता है, कुछ अलग ही दुनिया में जैसे वो आ गया हो। ऐसे में जब वो माँ का टच फील करता है तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करता है। तो बच्चे को आप भरपूर प्यार दें, बच्चे को भरपूर हग्स दें और बहुत सिक्योर फील करता है बच्चा जब आपकी गोदी में होता है। तो बच्चे को जब आपकी ज़रूरत है, मैं कहूँगी कि बच्चे को ज़रूर उठाइए, क्योंकि बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते हैं। एक टाइम पे वो बड़े हो जाते हैं, तो तब आप उन्हें गोदी में नहीं उठा पाओगे। तो ऐसे टाइम पे आप जितना प्यार अपने बच्चे को दोगे उतना ही अच्छा है और आपकी बेबी की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। तो जब आपके बच्चे को ज़रूरत है, आप ये मत सोचो कि मैं इतना देर उठाऊँगी, इतना देर में नहीं उठाऊँगी। आप अपने बच्चे को भरपूर प्यार दें। अब मैं बात करूंगी फीडिंग के बारे में, जो कि नए पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं कि बच्चा सही से फीड ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसका पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो ये सारी कन्फ्यूजन जो है मैं अब आपकी दूर करने वाली हूँ। तो पहली चीज़, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो हर 2 से 3 घंटे में फीड लेते हैं, यानी कि दिन में 8 से 12 बार जो होता है न्यू बॉर्न बेबीज़ फीड लेते हैं। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल टाइम का स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि 2 घंटे से पहले बच्चा फीड ले ही नहीं सकता है, बच्चा फीड नहीं मांगेगा। ऐसा नहीं होता है। कई बार बच्चे और जल्दी फीड भी डिमांड करते हैं, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ होती है उस टाइम पे थोड़ा जल्दी हो रही होती है। बच्चे जो होते हैं ग्रोथ स्पर्ट के फेज से गुजर रहे होते हैं। ऐसे टाइम पे बच्चों को भूख बहुत जल्दी लगती है, तो इसलिए वो फीड भी जल्दी डिमांड करेंगे। ऐसे में मदर्स को ये कई बार लगता है कि उनका फीड शायद कम पड़ रहा है या बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, इसीलिए बच्चा बार बार फीड की डिमांड कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ फेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चे को जल्दी भूख लगेगी, क्योंकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो रही होती है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर रहा है, बच्चा सही से फीड ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इसके लिए आपको बच्चे के यूरिन पे ध्यान देना है। बच्चा दिन में कम से कम 7 से 8 बार जो है यूरिन करना चाहिए। बच्चे का जो यूरिन है वो येलोइश रंग का नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रंग का होना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चे का जो वेट है वो भी बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बच्चे का वेट बच्चे के पहले हफ्ते में 5 से 10% कम होता है, उसके बाद वेट बढ़ना शुरू होता है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे का जो यूरिन है वो येलोइश है और बच्चे का वेट भी नहीं बढ़ रहा है, बच्चा ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, फीड भी ज़्यादा नहीं ले रहा है, तो ऐसे में जो है आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि बच्चे के पहले 6 महीने आपको सिर्फ अपना मिल्क बच्चे को देना है। कोई ऊपर की चीज़ बच्चे को नहीं देनी है। बच्चे को शहद नहीं चटाना है,
बच्चे को पानी नहीं देना है। इन सब चीज़ों से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है। आपके ब्रेस्ट मिल्क में इनफ पानी होता है कि बच्चे को उसे न्यूट्रिशन भी मिलता है और बच्चे को उसे हाइड्रेशन भी मिलता है। तो प्यास, आपको अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, ऐसा नहीं है। आपके ब्रेस्ट मिल्क में इतनी मात्रा में पानी होता है कि बच्चे की प्यास भी उससे मिट जाती है और भूख भी उससे मिट जाती है। तो इसलिए प्लीज़ 6 महीने से पहले आप बच्चे को ऊपर की कोई भी चीज़ ना दें। इसके अलावा आप बच्चे को गाय का दूध भी ना दें 1 साल से पहले, क्योंकि डॉक्टर्स मना किस लिए करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि गाय के जो दूध में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है और जो बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो उस प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। इसीलिए जो होता है, बोला जाता है कि बच्चे को 1 साल से पहले आपको काऊ का मिल्क नहीं देना है। अगर आपको किसी भी रीज़न से लग रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क आपका ज़्यादा नहीं बन पा रहा है तो आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हो। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर जो भी फार्मूला बच्चे के लिए रेकमेंड करेंगे आप वो फार्मूला बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन 6 महीने तक आप ट्राई करें कि आप अपना मिल्क ही बच्चे को दें, वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए अमृत जैसा है, तो इसीलिए ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। मैंने इस चीज़ पे एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरीके से आप अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ा सकते हैं, तो आप चाहें तो आप मेरी वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बच्चे को ग्राइप वाटर भी नहीं देना चाहिए। होता क्या है कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, मैच्योर नहीं होता है, तो ऐसे में शुरू के 3 से 4 महीने में बच्चे को कॉलिक इश्यूज़ या गैस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को ग्राइप वाटर देते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर से भी पूछोगे तो डॉक्टर आपको इस चीज़ के लिए मना ही करेंगे वैसे, क्योंकि पहली चीज़ ग्राइप वाटर FDA अप्रूव्ड नहीं है और कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ग्राइप वाटर से बच्चों की जो गैस है उसमें उनको आराम मिलता है। इसके साथ साथ ग्राइप वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कई ग्राइप वाटर में चीनी और अल्कोहल भी मिक्स्ड होता है। तो आप ये चीज़ें अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना चाहोगे, इसीलिए आप ग्राइप वाटर देना भी अवॉइड करिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको बच्चे को ग्राइप वाटर देना है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए ग्राइप वाटर देने से पहले। लेकिन दूसरी चीज़ें भी हैं जिनकी हेल्प से आप बच्चे की गैस रिलीफ कर सकते हो बिना ग्राइप वाटर दिए। सबसे पहली चीज़ है हींग की पेस्ट। तो आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में आधा चम्मच हींग डाल के पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप बच्चे के नाभि के आसपास लगाइए। इससे भी क्या होता है, बच्चे को गैस नहीं होती है। तो आपको जिस टाइम पे भी बच्चे को गैस होती है, शाम का जैसे वक्त है, शाम के टाइम अगर बच्चे को गैस होती है ज़्यादा, तो आप पहले ही बच्चे को हींग की पेस्ट पेट पर लगा दीजिए। इसके अलावा मदर को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मदर ऐसा खाना ना खाए जिससे गैस बनती हो, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उससे ही फीड बनता है। तो अगर आप ऐसा खाना खाओगे जिससे गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो बच्चे को भी गैस होने के चांसेस हो सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ न्यू मदर्स के लिए, वो है अजवाइन पानी। तो आप अजवाइन पानी ज़रूर पीजिए एटलीस्ट शुरू के 40 दिन तक। आप अपने खाने के बाद थोड़ा थोड़ा अजवाइन पानी ले सकते हैं। अजवाइन पानी से आपका भी डाइजेशन ठीक रहेगा और बच्चे को भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने खुद ये चीज़ फॉलो करी है और मैंने ग्राइप वाटर नहीं दिया है युवान को और युवान को गैस प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। आई थिंक हार्डली 1 या 2 बार होगा जो मुझे याद है कि युवान को गैस प्रॉब्लम्स हुई होगी स्टार्टिंग में, जो कि स्वाभाविक है। बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार भी बच्चे को गैस प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो युवान के जो फर्स्ट 3-4 मंथ्स थे वो निकल गए आराम से, उसको ज़्यादा ऐसी गैस की प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं। तो आप इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को आप डकार ज़रूर दिलवाइए और वही नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, बच्चे की बर्पिंग के बारे में। तो जब बच्चा फीड ले तो आपको बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाना है। तो आप बच्चे को अपनी चेस्ट के अगेंस्ट ऐसे पकड़ लीजिए और बच्चे के पीठ पे आप हल्का हल्का सहलाइए या हल्का हल्का आप पैट कर सकते हैं और आप बच्चे को डकार दिलवाइए। हो सकता है बच्चा 5 मिनट में ही जो है बर्प ले ले या फिर 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाइए। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं वो स्पिटअप भी करते हैं। अब स्पिटअप क्या है, फीड के बाद बच्चे दही जैसा कुछ, पनीर जैसा कुछ जो होता है वो निकालते हैं, उसको स्पिटअप बोलते हैं।
तो पहली बात ये है कि स्पिट अप्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो अगर आपका बच्चा स्पिट अप कर रहा है, दही पनीर जैसा कुछ निकालता है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पिट अप्स नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा दूध वैसा का वैसा एक साथ बच्चे ने सारा बाहर निकाल दिया, वो वॉमिटिंग है। तो अगर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, ऐसे केस में जो है आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिट अप्स के मामले में अगर आपको लग रहा है बच्चा स्पिट कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डकार जैसे आपने दिलवा दिया, उसके बाद आप 10-15 मिनट के लिए बच्चे को थोड़ा सा एलिवेटेड रखें, जैसे कि सराने पे आप थोड़ा लिटा दें, थोड़ा ऊंचा करके। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे का जो मिल्क है वो वापस फ्लो नहीं करेगा, ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही रहेगा और बच्चा जो है ज़्यादा स्पिट अप नहीं करेगा। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे बच्चे ने अगर 5 मिनट में डकार ले लिया, तो आप 15 मिनट बच्चे को पिलो पे थोड़ा सा ऊंचा करके लिटा दीजिए, जिससे कि ये चीज़ कम हो जाएगी। अब ऐसे में आपको कब डॉक्टर को दिखाना है, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो अगर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। या अगर आपको लग रहा है बच्चा जब स्पिट कर रहा है तो वो येलोइश या ग्रीनिश कलर का है, और अगर बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही स्पिट अप कर रहा है, और बच्चा अगर एक्टिव नहीं लग रहा है, इसके साथ साथ फीड भी नहीं ले रहा है, और स्पिट करते वक्त बच्चे को परेशानी हो रही है, तो ऐसे में आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए एक बार। अब मैं बात करूँगी बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड केयर के बारे में। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि जो नाभि का एरिया होता है, जहाँ पर क्लिप सा लगा होता है, उस एरिया की मैं बात कर रही हूँ। तो बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसको गिरने में करीबन 7 से 14 दिन लग जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एरिया जो है बिल्कुल ड्राई रहे और एकदम साफ रहे। उस एरिया पे आपको बिल्कुल भी तेल नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको घी नहीं लगाना है। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड गिर ना जाए और अच्छे से वो एरिया, नाभि का एरिया सूख ना जाए, आपको वहाँ पर तेल घी नहीं लगाना है। इससे इन्फेक्शन हो सकता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे ने यूरिन पास कर दिया, ऐसे में बच्चे के कपड़े गीले हो गए और हो सकता है नाभि के एरिया में भी थोड़ा सा यूरिन लग जाए। अब इस केस में आप क्या करोगे, कॉटन को गुनगुने पानी में थोड़ा सा गीला करके अच्छे से पानी उसका निकाल दो, फिर अच्छे से उसको निचोड़ लो और उस कॉटन से बहुत ही हल्के हाथ से आप वो एरिया में हल्का हल्का साफ कर लो, और उसके बाद उस एरिया को अच्छे से ड्राई कर लो। उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। अगर डॉक्टर ने कुछ अलग से दवाई दी है वहाँ लगाने की तो अलग बात है, लेकिन आप अपने तरफ से वहाँ पर कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं ऐसे में। अब इस पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी, वो ये है कि जब आप बच्चे को डायपर पहनाएंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो नाभि से नीचे रहे, उस एरिया को डायपर नहीं टच करना चाहिए। अगर डायपर वहाँ तक जा रहा है तो आप डायपर को फोल्ड कर लीजिए। अगर आप बच्चे को क्लॉथ नापी भी पहना रहे हैं तो आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि बच्चे की नाभि के नीचे जो है वो नापी रहे, ऊपर टच ना करें, क्योंकि वहाँ पर अभी वो एरिया अभी सूखा नहीं है, और अगर टच करेगा कपड़ा बार बार, हो सकता है बच्चे को इरिटेशन वहाँ पे फील हो। इसके अलावा अगर आपको दिख रहा है कि नाभि वाले एरिया में जो है रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, और वहाँ से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है या पस जैसा कुछ निकल रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। तो अब बात करते हैं बाथिंग के बारे में, और बच्चे को नहलाते वक्त किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो बच्चे को आपको तब नहलाना चाहिए जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो गिर जाती है, उसके बाद आप बच्चे को नहलाइए। उससे पहले आप बच्चे को स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। जब आप बच्चे को नहलाएंगे तो उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें पहले से तैयार रखनी है। तो आपको नहलाने के लिए बाथ टब की ज़रूरत होगी, एक सॉफ्ट टॉवल आपको चाहिए होगा, आपको वॉश क्लॉथ की भी ज़रूरत हो सकती है। वॉश क्लॉथ से क्या होता है, वो एक सॉफ्ट सा कपड़ा होता है ये, जिसकी हेल्प से जो है आप बच्चे को नहला सकते हैं। बच्चे का मुंह वगैरह अच्छे से उससे पोंछ सकते हैं, बच्चे को अच्छे से नहला सकते हैं वॉश क्लॉथ की हेल्प से। इसके अलावा आपके पास बेबी वॉश होना चाहिए, या फिर कोई माइल्ड सोप बच्चों का जो आता है वो आपके पास रेडी होना चाहिए। बच्चे के लिए फ्रेश डाइपर, बच्चे के क्लोथ्स, ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी आपको जो है तैयार रखना है। तो सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए, तब आप बच्चे को बाथ के लिए लेकर जाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस रूम में आप बच्चे को नहलाने के बाद लेकर आएंगे वो रूम ठंडा नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल रूम होना चाहिए, वार्म रूम होना चाहिए, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। तो जब आप बच्चे को नहलाएंगे आप अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चे को टब में नहला रहे हैं तो फैमिली मेम्बर जो है वो बच्चे के नेक को सपोर्ट दे सकते हैं और आप बच्चे को नहला सकते हो। या फिर मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ फॉर स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स
कि आप बेबी बादर ले सकते हैं। मैंने खुद बेबी बादर यूज़ किया है एंड बेबी बादर की हेल्प से आप बच्चे को बहुत ही आसानी से नहला सकते हो। बेबी बादर क्या होता है, एक सीट की तरह होता है। कई बार बेबी बादर के साथ टब्स भी लगे होते हैं साथ अटैच, या अलग से सीट भी आती है। ये सीट जो होती है ये नेट जैसे मटेरियल की बनी होती है। इस पे आप बेबी को लिटा सकते हो और आप बच्चे को आराम से नहला सकते हो। जब आप पानी डालोगे तो वो नेट से छन के निकल जाएगा और बच्चा आराम से लेटा रहता है और आपके हाथ भी दोनों फ्री होते हैं, तो आप इजीली बच्चे को नहला पाते हो। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप नहलाने के लिए जो है बेबी बादर ले लीजिए। अगर बेबी बादर आपके पास नहीं है तो आप किसी की हेल्प लीजिए साथ में, या फैमिली में कोई भी जो एक्सपीरियंस्ड है उनको आप बोले कि आपकी हेल्प करें बेबी को नहलाने के लिए। जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे हैं युवान के लिए, तो जो मैंने फर्स्ट बाथ युवान को दी थी वो मैंने दी थी मामा अर्थ के बेबी वॉश से। ये काफ़ी माइल्ड प्रोडक्ट है, कोई इरिटेशन नहीं हुई थी इससे युवान को, आइज़ वगैरह में भी नहीं लगा था। और जो क्रीम मैंने यूज़ करी थी वो हिमालय की बेबी क्रीम थी। और इसके अलावा अभी युवान 1 साल से ऊपर का हो चुका है। इस टाइम पे मैं युवान के लिए हिमालय का बेबी वॉश और हिमालय का लोशन यूज़ करती हूँ और मामा अर्थ के भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो मैं इनमें से इन 2 ब्रांड्स में से ही अभी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जब वो बेबी था तो मैंने मामा अर्थ का बेबी वॉश यूज़ किया था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक बार हिमालय के सोप से भी युवान को नहलाया था, लेकिन जब वो सोप मैंने उसके फेस पर लगाया था तब वो रोने लग गया था और ऐसा 1-2 बार हो चुका था। तो मुझे ऐसा लगा कि उस सोप से युवान की आइज़ में शायद इरिटेशन हो रही है। तो आप सोप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हिमालय का बेबी वॉश भी ठीक प्रोडक्ट है। अभी मैं उसको युवान को उसी से नहलाती हूँ तो वो भी अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें आप ये देखें कि माइल्ड हो और बेबी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही आप यूज़ करें। जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करें ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि बच्चे को आपको काजल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि बच्चे को काजल लगाओ तो बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी नहीं होती हैं। तो प्लीज़ आप बच्चे को काजल ना लगाएं, इससे इन्फेक्शन का डर रहता है। इसके साथ साथ बच्चे को पाउडर लगाना भी आप अवॉइड करें। पाउडर से क्या होता है कि जब आप पाउडर लगाते हो तो पाउडर हवा में उड़ता है, तो ऐसे में जब बच्चा वो ब्रीथ करता है तो बच्चे को इससे इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को इससे इरिटेशन हो सकती है। तो पाउडर भी आप लगाना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर का ऐसा कोई रोल नहीं है। मैंने भी युवान के लिए पाउडर नहीं यूज़ किया था। हमें लगता है कि पाउडर से बच्चा फ्रेश फील करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी कि आप पाउडर लगाना चाहते हैं तो आप पाउडर जो है पफ से ना लगाएं। पफ से पाउडर हवा में ज़्यादा उड़ता है। अगर आप जब पाउडर लगाएंगे तो आप हल्का सा हाथ में पाउडर लीजिए थोड़ा सा, और एकदम जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ पे आप लगा दीजिए। ये ध्यान रखें कि पाउडर हवा में ना उड़े, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आप अपने न्यूबॉर्न बेबी की देखरेख कर सकते हैं। ऐसी ही और ज़रूरी बातें मैं शेयर करूँगी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तो आप वो पार्ट भी ज़रूर देखिएगा और वो पार्ट जो है आपको चैनल पे अगले हफ्ते मिल जाएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी क्लिक करिए साथ में, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और आगे शेयर भी करिए दूसरे पेरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय एंड टेक केयर।